हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल कंटेंट्स। तो हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और ये इसका पार्ट 3 है। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कुछ ब्रेन की टेक्निक के बारे में, जिनकी वजह से हम ब्रेन के बारे में जान पाते हैं, हम देख पाते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी फंक्शनिंग कैसी हो रही है। तो लुकिंग इनसाइड द लिविंग ब्रेन, ये वो टेक्निक होती है जिनकी वजह से हम लिविंग ब्रेन के अंदर भी देख पाते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। सबसे पहले है हमारा लिसनिंग स्टडीज़। लिसनिंग स्टडीज़ जो है वो ब्रेन का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी जो है स्टडीज़ हैं। कार्यों के कुछ विचार प्राप्त करने का एक तरीका होती है ये मस्तिष्क नियंत्रण के विभिन्न क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में क्षति वाले जानवरों या लोगों का अध्ययन करना है। यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसके किसी क्षेत्र में अगर क्षति हो जाती है तो उसके बाद ये जानवरों या लोगों का अध्ययन करने की विधि है। मस्तिष्क में एक पतली डीप लिजनिंग एक्सटेंशन ऑफ ए थिन इंसुलेटेड वायर, जिसके माध्यम से एक विद्युत प्रभाव भेजा जाता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क में एक पतली वायर को इंसुलेट कर दिया जाता है जिसके अंदर हम विद्युत प्रभाव को भेजा जाता है, जो तार की नोक पर मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। जब कोशिकाएं मस्तिष्क की सतह पर या उसके ठीक नीचे नष्ट हो जाती है तो प्रक्रिया को कभी कभी सैलो लीजनिंग भी कहा जाता है। तो लीजन मतलब घाव किसी प्रकार का, और जब हमारे ब्रेन में किसी भी वजह से किसी प्रकार का घाव हो जाता है और उसके बाद जो अध्ययन किया जाता है तो इस तरह की विधि को लीजनिंग स्टडी कहा जाता है। इसमें जो सैलो लीजनिंग वाली विधि होती है या जिसको उथला घाव भी बोला जाता है, तो इसमें जब कोशिकाएं मस्तिष्क की सतह से बिल्कुल नीचे नष्ट की जाती है तो इस तरह की लीजनिंग को सैलो लीजनिंग कहा जाता है। ब्रेन स्टिमुलेशन, घाव भरने के विपरीत, यानी कि घाव में जो है मैंने बताया था जैसे कि अभी आपको कि मस्तिष्क में घाव करने के विपरीत ये विधियां होती हैं। जो लीजन टेक्निक होती है कि उसके विपरीत होती है। मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए कम हानिकारक तारिक विद्युत उत्तेजना के माध्यम से विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों के सामान्य फंक्शनिंग को अस्थायी रूप से बाधित करना या बढ़ाना। फिर व्यवहार या अनुभूति में परिणामी परिवर्तनों का अध्ययन करें। इसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन या ESB कहा जाता है। यानी हम इसमें क्या करते हैं कि ब्रेन को हम विद्युत से स्टिमुलेट करेंगे और उसके बाद हम जो हमारा ब्रेन है उसकी स्टडी करेंगे। इन्वेसिव टेक्निक्स, स्टिमुलेशन फ्रॉम द इनसाइड। अब आप इन टेक्निक्स को देखना। इन्वेसिव जो टेक्निक होती है, 2 टाइप की टेक्निक्स होती है, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव, और ये हमारी नेट के सिलेबस में भी होती हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, या जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं DBS नामक, ESB इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन, ESB फॉर्म मतलब जो हमने भी पीछे पढ़ा है, कि एक विशिष्ट प्रकार को मनुष्यों में कुछ विकारों में बहुत मददगार दिखाया गया है। इस प्रक्रिया में न्यूरोसर्जन्स स्पेसिफिक डीप ब्रेन एरियाज क्षेत्रों में इलेक्ट्रोड लगाते हैं और फिर एक पेसमेकर जैसे उपकरण को इलेक्ट्रोड तारों को एक इम्पल्स जनरेटर कहते हैं, जो कि कॉलर बोन के नीचे शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यारोपित होता है। यानी कि इसमें क्या करते हैं कि स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज में इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, जो एक पेस मेकर जैसा उपकरण होता है जिसको कि इम्पल्स जनरेटर कहते हैं, और जो हमारी कॉलर बोन के नीचे होता कॉलर बोन के नीचे जो शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन है उसके थ्रू लगा दिया जाता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का व्यापक रूप से पार्किंसन रोग के उपचार के रूप में उपयोग किया गया है, जैसे सीजर डिसऑर्डर, क्रॉनिक पेन एंड पॉसिबली सम साइकेट्रिक डिसऑर्डर के उपचार में इससे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मस्तिष्क की उत्तेजना में सबसे नए और सबसे तेजी से विकासशील क्षेत्रों में एक ऑप्टोजेनेटिक्स है, जहां बिजली के बजाय प्रकाश द्वारा न्यूरॉन्स को सक्रिय किया जा सकता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लेना। ऑप्टोजेनेसिस क्या होता है? जहां बिजली के बजाय प्रकाश द्वारा न्यूरॉन को सक्रिय किया जा सकता है। नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स, स्टिमुलेशन फ्रॉम द आउटसाइड। नॉन इन्वेसिव टेक्निक यानी कि हम ब्रेन में बाहर से कोई चीज़ दे रहे हैं और उसके द्वारा हम ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। रिपीटेटिव ट्रांससेक्शनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन या RTMS,
इसमें इसकी एक टेक्निक है। विशेष तांबे के तार का इनका उपयोग करके कॉर्टेक्स पर मैग्नेटिक पल्सेस को लगाया जाता है जो सिर के ऊपर स्थित होते हैं। यानी कि एक कॉर्ड के उपयोग से हमारा जो ब्रेन है, कॉर्टेक्स है, उसके ऊपर मैग्नेटिक पल्सेस को लगाया जाता है और परिणाम स्वरूप चुंबकीय क्षेत्र कॉर्टेक्स में के जो लक्षित क्षेत्र के न्यूरॉन हैं उनको उत्तेजित कर देते हैं। ट्रांससेक्शनल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन या TDS नामक एक अन्य प्रक्रिया है। ये तो हमने पढ़ा है TMS के बारे में, और एक अदर प्रक्रिया होती है TDS। इलेक्ट्रोड के नीचे सीधे कॉर्टिकल न्यूरॉन की उत्तेजना को बदलने के लिए मस्तिष्क को बहुत कम आयाम प्रत्यक्ष धाराओं को पारित करने के लिए खोपड़ी इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। RTMS और TDCS दोनों का मूल्यांकन कॉग्निशन के अध्ययन में अनुसंधान उपकरणों के रूप में किया जा रहा है, जैसे कि मेमोरी रिट्रीवल, डिसीजन मेकिंग और विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों के लिए संभावित उपचार के विकल्पों, जिसमें एक जो हमारा PTSD हो गया, डिप्रेशन हो गया और शारीरिक विकार शामिल है। इसकी वजह से इन सब का इलाज संभव हो पाता है। किसका? जो हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD है, डिप्रेशन है और हमारे शारीरिक विकार हैं, उनका जो उपचार होता है वो RTMS और TDS के द्वारा किया जा सकता है। अब आप इसमें समझ लीजिए कि जो TDCS है जो वो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के समान नहीं है। जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव में होता है कि पूरे मस्तिष्क के माध्यम से करंट के उच्च स्तर का उपयोग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ग्रांड माल सीजर होती है और डिप्रेशन से जुड़े मस्तिष्क के रसायन में परिवर्तन होता है। न्यूरो इमेजिंग टेक्निक। अब हम कुछ न्यूरो इमेजिंग टेक्निक के बारे में भी समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और नेट में बहुत आती है। मैपिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है हमारी मैपिंग स्ट्रक्चर, और इसके अंदर अगर कुछ टेक्निक्स आएंगी हम उनको पढ़ेंगे। आधुनिक न्यूरो इमेजिंग हमें मस्तिष्क की संरचना की छवि बनाने की अनुमति देती है, और ये काम तब करती है जबकि व्यक्ति भी जीवित है। फर्स्ट है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, या जिसको हम शॉर्ट में CT बोलते हैं। यह एक CT स्कैन। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी में कंप्यूटर द्वारा मस्तिष्क की स्लाइड्स बनाई जाती है। एक CT स्कैन की मैपिंग के दौरान पूरा किया जाता है। इसको हम कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी को हम CT स्कैन भी बोल सकते हैं। मतलब पूरा नाम इसका CT स्कैन है या कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन है। CT स्कैन स्ट्रोक क्षति, ट्यूमर, चोटों और असामान्य मस्तिष्क संरचना को दिखा सकता है। मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग MRI, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। CT स्कैन के रूप में उपयोगी के रूप में खोपड़ी इमेजिंग के लिए हो सकता है। यह मस्तिष्क के भीतर वेरी स्मॉल डिटेल्स नहीं दिखाएगा, यानी कि जो हमारा CT स्कैन है वो हमारे ब्रेन की बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन जो MRI है वो CT स्कैन से ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन दिखाएगा। मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग, इसकी फुल फॉर्म को आप बिल्कुल याद कर लेना। MRI या MRI की अपेक्षाकृत नई तकनीक बहुत अधिक विस्तार प्रदान करती है, यानी कि ये जो टेक्निक है वो CT स्कैन से बहुत ज़्यादा नई तकनीक है और विस्तार में सूचनाओं को ये प्रदान करती है। यहाँ तक कि ये जो टेक्निक होती है डॉक्टर को बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक के प्रभाव को भी दिखाने की अनुमति देती है। MRI स्कैन कराने वाले व्यक्ति को एक मशीन के अंदर रखा जाता है जो मस्तिष्क के ऊतकों में हाइड्रोजन परमाणु को संरक्षित करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जिस समय परमाणुओं को अपने सामान्य स्पिन में लौटने में समय लगता है तो कंप्यूटर मस्तिष्क की 3 डायमेंशनल छवि बनाता है और स्क्रीन पर उस छवि के स्लाइड्स प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है। इसकी फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिनरी, उसके बाद ये कि ये बहुत छोटे स्ट्रोक को भी दिखा सकता है, CT स्कैन से बहुत ज़्यादा आधुनिक होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं का उपयोग किया जाता है, यानी कि उनको संरेखित करके किया जाता है और ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और उसके सबसे लास्ट में ये कि ये हमारे जो ब्रेन है उसकी 3 आयामी या 3 डायमेंशनल छवि बना के हमें देता है और एक छोटे छोटे स्लाइड्स के रूप में ये हमें उसको प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। MRI स्पेक्ट्रोस्केमी से शोधकर्ताओं को मस्तिष्क में विशिष्ट रसायनों
और न्यूरोट्रांसमीटर की एकाग्रता का अनुमान लगाने की अनुमति मिलती है। एक और फैसिनेटिंग टेक्निक को डीटीआई या डिफ्यूजन टींजर इमेजन कहा जाता है। मस्तिष्क के दो अलग अलग रंग क्षेत्र हैं। एक तो है हमारा धूसर पदार्थ जिसको आप ग्रे मैटर भी बोल सकते हैं। ये जो होता है हमारे कॉर्टेक्स के बाहरी वाला क्षेत्र होता है और यहाँ पर बहुत सारे अनमाइलिनेटेड एक्सोन होते हैं जिनकी वजह से जो हमारा बाहर वाला हिस्सा है वो सफ़ेद दिखाई देता है। फाइबर ट्रैक्ट जिसमें माइलिन एक्सोन होते हैं जो सफ़ेद वाला जो पदार्थ होता है जिसमें माइलिन एक्सन्स होते हैं वो सफ़ेद दिखाई देता है और जहाँ पे अनमाइलिनेटेड एक्सन्स होते हैं वो ग्रे दिखाई देता है। जो माइलिन होती है वो हल्के रंग के लिए जिम्मेदार होती है और इसी वजह से जो अंदर वाला पोर्शन है वो हमें सफ़ेद दिखाई देता है। डीटीआई इन सफ़ेद पदार्थों की इमेजिन करके मस्तिष्क में कनेक्टिविटी को मापने का एक तरीका प्रदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का प्रयोग करती है। मैपिंग फंक्शनिंग, उसके बाद हम मैपिंग फंक्शनिंग के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या ईईजी। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसमें भी हम जीवित मस्तिष्क की गतिविधि का अध्ययन करते हैं और ये काफ़ी हानि रहित तरीका है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम नामक उपकरण का उपयोग करके खोपड़ी के नीचे कॉर्टेक्स की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि जो हमारी खोपड़ी है उसके ऊपर छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, ब्रेन के अंदर कुछ नहीं दिया जाता इसमें। और इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा कॉर्टेक्स है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मूवमेंट होता है या उसको इसके थ्रू मेज़र किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। मनुष्य में पहले इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम रिकॉर्डिंग जो है वो 1924 में हंस बर्जर ने पूरी की थी। जो हमारा ईईजी होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर में या मूवीज़ वगैरह में भी जिससे हार्ट की भी होती है ईसीजी, तो ऐसे एक तो ऊपर नीचे लाइन होती चलती रहती है जिनको कि हम ईईजी एक्टिविटी बोलते हैं। तो जो हमारा हार्ट होता है उसके लिए ईसीजी होती है, आपको ये डिफरेंस याद करना है। ईसीजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी और जो ग्राम और जो हमारा ब्रेन होता है उसके लिए ईईजी होती है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। परिणामी विद्युत अकाउंट तरंगे बनाते हैं इसमें और कई चीज़ें दर्शाती है, जैसे कि हमारी नींद कैसी है, दौरे कैसे है और यहाँ तक कि इससे हमारे अगर हमारे ब्रेन में कोई ट्यूमर है या नहीं है इस चीज़ का भी पता चलता है। ईईजी का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है कि मस्तिष्क के कौन से क्षेत्र विभिन्न मानसिक कार्यों के दौरान सक्रिय है जो स्मृति ध्यान को शामिल करते हैं। यानी कि अगर हमारे ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं और हम ईईजी को रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम कोई काम भी कर रहे हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से में उस काम की वजह से ज़्यादा एक्टिविटी है। एक अन्य सामान्य ईईजी आधारित तकनीक है इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल और जिसको शॉर्ट में ईआरपीएस भी बोलते हैं। ईआरपीएस अध्ययनों में एक उत्तेजना की कई प्रस्तुतियों को ईईजी के दौरान मापा जाता है और फिर ईईजी के दौरान सामान्य रूप से दर्ज की गई मस्तिष्क गतिविधि में बदलाव को हटाने के लिए औसतन किया जाता है। ईआरपी को लाई डिटेक्शन की एक संभावित विधि के रूप में भी अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ पे आप इसको देख लेना कि ईआरपी इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स को लाइव डिटेक्टर के ऑप्शनल के रूप में देखा जा रहा है। पोजीशन इमेजन टोमोग्राफी या पीईटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है, आप इसको भी लर्न कर लेना। पोजीशन इमेजन टोमोग्राफी या पीईटी में व्यक्ति को रेडियो एक्टिव ग्लूकोज, एक प्रकार का जो चीनी का पदार्थ होता है, वो ब्रेन में इंजेक्ट किया जाता है और कंप्यूटर की मस्तिष्क की कोशिकाओं की गतिविधियों का पता लगाया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि कौन से सेल जो है रेडियो एक्टिव ग्लूकोज को उपयोग कर रहे हैं और एक मॉनिटर पर उस गतिविधि की छवि को पेश कर रहे हैं। कंप्यूटर मस्तिष्क के विभिन्न स्तरों को इंगित करने के लिए रंगों का उपयोग करता है, हल्के रंगों के साथ अधिक गतिविधि का संकेत देता है। एक संबंधित तकनीक जो है वो है सिंगल फोटोन इमेजन कंप्यूटर टोमोग्राफी SPECT, जो मस्तिष्क रक्त प्रवाह को मापता है, जो पीईटी के लिए उपयोग किए जाने वाले की तुलना में अधिक आसानी से उपयोग किए जाने वाले रेडियोधर्मी ट्रेसर का उपयोग करता है।
फंक्शनल एमआरआई, जिसको शॉर्ट में हम एफएमआरआई भी बोलते हैं, और ये आजकल एमआरआई का एक बहुत ज़्यादा आधुनिक रूप है। तो ज़्यादातर ये भी एमआरआई जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज होता है, वो आपको हम देख लेते हैं कि वो कौन सा होता है। इसमें कंप्यूटर रक्त के ऑक्सीजन स्तर में परिवर्तन करता है। यानी हमने पढ़ा था एमआरआई में किस चीज़ में का मेजरमेंट किया जाता है, हाइड्रोजन का, और जो एफएमआरआई है वहाँ पे ऑक्सीजन का। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ये बहुत बार मैचिंग में भी आ जाता है, पूछ लेते हैं इसके बारे में। मस्तिष्क का कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। फंक्शनल एमआरआई अधिक विस्तार दे सकते हैं, पीटी स्कैन की तुलना में स्पष्ट हो सकते हैं, और मस्तिष्क के कामकाज में अनुसंधान के लिए एक अविश्वसनीय रूप से उपयोगी उपकरण है। उदाहरण के लिए एफएमआरआई का उपयोग किया गया है अल्जाइमर रोग के लिए। आनुवंशिक जोखिम वाले बड़े वयस्कों को आनुवंशिक ज्ञान और शब्द पुनरावृत्ति से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रियता दिखाई देती है, जब आनुवंशिक जोखिम के बिना पुराने वयस्कों की तुलना की जाती। तो जो मेन डिफरेंस है एमआरआई और एफएमआरआई का वो यही है कि एमआरआई में हाइड्रोजन और एफएमआरआई में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। और ये जो हमारा एमआरआई है वो हमारे जो ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर प्रदान करता है, और जो एफएमआरआई है वो हमारे ब्रेन के फंक्शंस को दिखाता है कि कहीं फंक्शंस में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिजोफ्रेनिया वाले व्यक्ति वास्तविक समय में एफएमआरआई को यह जानने में सक्षम हुए थे कि उनके मस्तिष्क के एक हिस्से को कैसे नियंत्रित किया जाए, जो चेहरे की भावनाओं को पहचानने में सहायता करता है, जो कि सिजोफ्रेनिया में एक सामान्य कमी है। यानी कि सिजोफ्रेनिया के रोगियों के लिए भी एक उपयोगी मेथड साबित हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी, या जिसको MEG बोला जाता है। इस उपकरण में क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्रों के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं, जिन्हें सुपर कंडक्टिव क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस कहा जाता है, जो एक हेलमेट जैसे उपकरण में निहित होते हैं, जैसे व्यक्ति के सिर पर रखा जाता है। MEG के कई प्रयोग है या एप्लीकेशंस है। इसका उपयोग डिमेंटिया को अलग करने में, कॉग्निटिव प्रोसीजर इन ऑटिज्म का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। MEG में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, एक तो डिमेंटिया और दूसरा कॉग्निटिव प्रोसेस इन ऑटिज्म में पता लगाने के। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा लेसन कैसा लगा है, और अगर आप लोग लाइव क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी लाइव आने के लिए। थैंक यू।